देहरादून से खबर है, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन रहा, जहां सुबह से ही उनकी महत्वपूर्ण बैठकों का सिलसिला जारी है। आज की पहली बैठक में उन्होंने राज्य के विधायकों और सांसदों के साथ संगठनात्मक और चुनावी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक के दौरान नितिन नवीन ने सभी जनप्रतिनिधियों को वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभी से पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अब तक क्षेत्र में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया, बैठक में प्रत्येक विधायक और सांसद को अपने क्षेत्र से 100 बुद्धिजीवी लोगों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने, गांवों में प्रवास करने और जनता की समस्याओं के समाधान पर जोर दिया गया। सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को घर घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। आज के दिन की पहली बैठक सांसद और विधायक की बैठक थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2027 के चुनाव की दृष्टि से सभी विधायकों और सांसदों को उन सब बातों की ओर उनका ध्यान केंद्रित किया जो चुनाव में जीत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यों की गांव-गांव तक चर्चा पहुंचे, इसके लिए जहां ग्राम संपर्क के लिए सभी सांसदों विधायकों से कहा गया है, वहीं प्रत्येक विधानसभा के 100 बुद्धिजीवी लोगों की सूची बनाकर उनसे भी संपर्क उनके द्वारा हो, ऐसा मार्गदर्शन अध्यक्ष जी ने किया है। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिलोंग स्थित असम रेजिमेंटल सेंटर में आयोजित असम रेजिमेंट के 7वें बैच के अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने नव प्रशिक्षित अग्निवीरों को राष्ट्र सेवा, अनुशासन, सैन्य मूल्यों के प्रति प्रेरित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं राज्यपाल ने कहा कि उनकी सिर्फ एकमात्र पहचान भारतीय सैनिक की है और राष्ट्र धर्म ही उनका सर्वोच्च धर्म है। उन्होंने असम रेजिमेंट से अपने पुराने संबंधों का भी उल्लेख किया और उल्लेख करते हुए इसे अपने लिए घर वापसी जैसा अनुभव बताया। राज्यपाल ने आगे कहा कि बदलते सैन्य परिदृश्य में साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों में दक्ष होना बेहद ही जरूरी है। उन्होंने अग्निवीरों के माता पिता को भी नमन करते हुए कहा, राष्ट्रीय सेवा के लिए अपने पुत्रों को समर्पित करने वाले परिवार देश की असली ताकत है। तो राष्ट्र सेवा और अनुशासन का संदेश यहां पर देते हुए नजर आए हैं। एक ही पहचान भारतीय सैनिक, ये कहना है राज्यपाल का। देखिए, सभी जो सैनिक हैं उनके लिए वहां पर कहा गया, उन्हें संबोधित किया, आधुनिक सैन्य तकनीकों का यहां पर जिक्र किया। असम रेजिमेंट के अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड के दौरान जो है राज्यपाल ने संबोधित किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि राष्ट्र सेवा और अनुशासन जो है वो यहाँ पर ज़रूरी है। इसका संदेश वो यहाँ पर देते नजर आए हैं और सबसे खास बात कि एक ही पहचान है कि सभी भारतीय सैनिक हैं। देहरादून में चुनावी वर्ष के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 4 जून को प्रस्तावित उत्तराखंड का दौरा चर्चा में है। जी हां, इस दौरे को लेकर भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि चुनावी वर्ष में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का प्रदेश में आना सामान्य बात है और राहुल गांधी भी इसी क्रम में उत्तराखंड आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने दावा किया कि उनके दौरे को लेकर जनता में कोई खास उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन लोग उदासीन हैं। रुचि भट्ट ने यह भी कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे में जिस तरह का माहौल देखने को मिला, वैसा माहौल कांग्रेस नेता के दौरे में नहीं दिखाई दे रहा है। इस बयान के बाद प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी और ज्यादा तेज हो गई है। तो राहुल गांधी का 4 जून को प्रस्तावित दौरा है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। एक दूसरे पर जमकर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर भी दिखाई दे रहा है। राजनीतिक बयानबाजी बहुत ज्यादा तेज होती नजर आ रही है। सियासत गर्माती हुई प्रदेश में इस वक्त नजर आ रही है। 4 जून का प्रस्तावित दौरा राहुल गांधी का, और ऐसे में एक दूसरे पर दोनों ही पार्टियां लगातार हमलावर हैं। एक दूसरे के दौरों को लेकर जो है लगातार तंज कसा जा रहा है। तो राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। राजनीतिक हलकों में जो है सियासत गरमाई हुई है राहुल गांधी के दौरे को लेकर।
राजनीतिक बयानबाजी जो है इस वक्त प्रदेश में चरम पर है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर 4 जून का उनका प्रस्तावित दौरा है और ऐसे में जो है देहरादून में या पूरे ही प्रदेश में कहें कि पूरे प्रदेश में इस वक्त जो है चुनावी गलियारों में हलचल तेज देखी जा रही है। भाजपा महिला मोर्चा ने जो भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं उन्होंने तंज कसा है कांग्रेस पर, जमकर निशाना साधा है राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर। देखिए, चुनावी वर्ष है तो सभी पार्टियों के लीडर्स ने आना है और वो आएंगे भी। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जो आ रहे हैं तो उसको लेकर मुझे लग नहीं रहा है कि कहीं जनता में बहुत वैसा माहौल है, या मुझे तो उदासीन लग रहे हैं लोग कि उनके आने का एक लोगों के अंदर ये भी एक मैसेज है कि इनकी पार्टी द्वारा, इनके द्वारा जो सदन में सबने इनको देखा करते हुए, तो एक बहनों के मन में बहुत आक्रोश है। तो देखिए, वो पार्टी के नेता हैं, तो अब क्योंकि चुनावी वर्ष है तो पार्टी के नेता ने तो आना है। लेकिन जो एक माहौल होता है कि जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और आज क्या आपने देखा ही, कल से क्या माहौल बना हुआ है, वैसा माहौल कहीं देहरादून में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे के बीच प्रदेश की अब राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का मजाक उड़ाया, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले में 50 से ज्यादा गाड़ियां शामिल थीं, जिनमें कई सरकारी वाहन होने का दावा भी किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब सत्तारूढ़ दल के नेता ही प्रधानमंत्री की अपील का पालन नहीं कर रहे आम जनता इसे कितनी गंभीरता से लेगी। हालांकि भाजपा ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक बयानबाजी बताया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, काफिले में गाड़ियों की संख्या पहले से ही सीमित तय की गई थी और कांग्रेस केवल मुद्दा तलाश रही है। इस बयानबाजी के बीच प्रदेश की राजनीति में जुबानी जंग तेज हो गई है। गणेश गोदियाल जी जिस तरीके का वक्तव्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर के दे रहे हैं नितिन नवीन जी के आने पर, लेकिन हमारी पार्टी ने पहले ही डिसाइड कर लिया था हमारा काफिला कितना चला है और कितना नहीं, इस पर नजर रखने की बजाय अगर वो ये बताएं कि राहुल गांधी जी कैसे आएंगे, क्योंकि उनका भी दौरा है, उनके सबसे बड़े नेता कांग्रेस के वो भी उत्तराखंड में उनका भी आगमन है, सुना है 4-5 तारीख को, तो क्या वो ई रिक्शा से आएंगे या साइकिल से आएंगे? तो मेरा तो निवेदन है गणेश गोदियाल जी से, जब प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि ये निवेदन सभी से किया है तो वो कांग्रेस पार्टी पर भी लागू होता है, तो जाहिर सी बात है कि अब अगर वो नियम और कानून की बात कर रहे हैं और कायदों की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी को क्या वो रिक्शा और साइकिल से ले जाने वाले हैं? तो इस नियम और कायदे को मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी मानना चाहिए। रही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की, तो उन्होंने सारे रूल फॉलो किए हैं और गाड़ी का कोई इतना बड़ा काफिला नहीं था। कांग्रेस को केवल हर चीज में अपना प्रोपेगेंडा करना होता है, झूठ बोलना होता है और जनता को भ्रमित करना होता है। गणेश गोदियाल। देहरादून से खबर है, जहां पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में सुरक्षित भोजन एवं स्वस्थ आहार पर गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की 6ठी बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रदेश की दूसरी फूड टेस्टिंग लैब का लोकार्पण विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि 7 जून 2026 को अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने खाद्य पदार्थों की जांच बढ़ाने, मोबाइल टेस्टिंग लैब्स की संख्या बढ़ाने और प्रवर्तन गतिविधियों को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। इसके साथ ही मिलावटखोरी में लगातार शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और न्यायालय में मजबूत पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने आमजन की शिकायतों के लिए 4 अंकों का हेल्प डेस्क नंबर जारी कर व्यापक प्रचार प्रसार करने की बात कही है। बैठक में कुंभ 2027 को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा तैयारियों पर भी विशेष तौर पर जोर दिया गया। तो 7 जून को दूसरी फूड टेस्टिंग लैब जो है, जिसमें मिलावटखोर पर कार्रवाई और मजबूत पैरवी करने पर जोर दिया गया है। कुंभ 2027 को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की जो है तैयारियां कह सकते हैं तेज हो गई है। हर चीज को बारीकी से परखा जा रहा है। इसको लेकर बैठकें लगातार हो रही हैं, तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। चमोली जिले में स्थित श्री हेमकुंड साहिब में लगातार हो रही बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं की आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित धाम पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कठिन मौसम के बावजूद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। 23 मई को कपाट खुलने के बाद से अब तक 22,700 से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंच चुके हैं।
इसी बीच धाम से सामने आए एक वीडियो में -3 डिग्री तापमान और बर्फबारी के बीच एक श्रद्धालु पवित्र सरोवर में स्नान करता दिखाई दे रहा है। श्रद्धालु ने पहले सरोवर को नमन किया और फिर करीब 15 डुबकियां लगाईं। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, गिरती बर्फ, श्रद्धालुओं के जयकारों ने पूरे माहौल को आध्यात्मिक बना दिया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के विभाग के साथ प्रदेश में खाद्यान्न और दैनिक आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में आमजन को उचित दरों पर जरूरी वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बाजार में खाद्य सामग्री, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों और उपलब्धता की लगातार निगरानी करने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कालाबाजारी, जमाखोरी, कृत्रिम अभाव पैदा करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए बाजार, गोदाम और थोक विक्रेताओं की नियमित जांच के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन को राहत देने और बाजार व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा से जुड़े जिलों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य नियंत्रण पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। देहरादून जिले के विकासनगर में आज एक दर्दनाक घटना उस समय सामने आई जब एक महिला ने शक्ति नहर में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। घटना को देखते ही मौके पर मौजूद स्थानीय युवाओं ने बिना देर किए साहस का परिचय देते हुए नहर में छलांग लगा दी और अपनी जान की परवाह किए बिना महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। युवाओं की सूझबूझ और तत्परता के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और सभी ने राहत की सांस ली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवाओं की बहादुरी ने महिला को नया जीवन दिया है। फिलहाल महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है, उसे प्राथमिक उपचार दिया गया है। स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य में शामिल युवाओं की जमकर सराहना की और उन्हें असली जीवन रक्षक बताया। देहरादून में केदारनाथ मंदिर के वर्तमान रावल और बद्री केदार मंदिर समिति से जुड़ा एक नया विवाद अब सामने आया है। केदारनाथ मंदिर के पूर्व पुजारी शांतिवीर लिंग ने वर्तमान रावल भीमा शंकर लिंग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है केदारनाथ मंदिर में उत्तराधिकारी घोषित करने की कोई परंपरा नहीं रही है और नए रावल का चयन केवल बद्री केदार मंदिर समिति करती है। बावजूद इसके वर्तमान रावल ने अपने शिष्य शांति लिंग शिवाचार्य को नियमों के विरुद्ध उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। पूर्व पुजारी ने आरोप लगाया कि दक्षिण भारत में दक्षिण केदार के नाम पर धन और संपत्ति अर्जित की जा रही है। मंदिर समिति को दान का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में नैनीताल हाईकोर्ट ने बद्री केदार मंदिर समिति से जवाब तलब किया है। जो रावल ने उत्तराधिकारी घोषित किया है वो सरासर गलत है। जो पावर है बीकेटीसी को, तो बीकेटीसी जितने भी चेले हैं हमारे मंदिर समिति के, वो सभी चेले को बुलाकर उनमें से उचित व्यक्ति का रावल के रूप में उत्तराधिकारी नियुक्त करना, ये सबसे अच्छा। और पावर वो बीकेटीसी को, रावल को पर्सनली कोई व्यक्ति नहीं है कि रावल को उत्तराधिकारी चुनने का, क्योंकि यहाँ जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट है, यह सब ट्रस्ट है बीकेटीसी में। ये कोई तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि तुम यहाँ उत्तराधिकारी चुन लो, यहाँ उकीमठ में आके उत्तराधिकारी चुन लो। ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट ट्रस्ट है। तो रावल को अपने जो बीकेटीसी का जो रूल्स है, रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो आज भी जो वर्तमान रावल है उनको भी रूल्स था। जब वो भी उत्तराधिकारी बने थे, उन्होंने लिख के दिया था कि मैं जो भी धन आएगा दक्षिण भारत में, वो मैं सभी धन बीकेटीसी में जमा करूंगा। लेकिन 1 रुपया फूटी कौड़ी आज तक वर्तमान रावल भीमाशंकर लिंग ने जमा नहीं किया है, जो कि बड़ी एक दुखद घटना। अभी फिलहाल वो 325 वो बोल के भीमाशंकर गुरु अपॉइंटमेंट अनाउंसमेंट करके 325 पीठाधिपति बोल के घूम रहे हैं ना शांतवीरा स्वामी जी, उसको रिस्ट्रिक्ट करके वो कभी भी कहा भी पब्लिक फंक्शन में ऐसा नाम लेके दुरुपयोग करके वो फंक्शन में अनाउंसमेंट नहीं करने के लिए, एड्रेस नहीं करने के लिए हम मांग रहे हैं उसको। और उसके बारे में हम इंक्वायरी करने के लिए भी मांग रखे हैं। अभी थोड़ी इंक्वायरी भी नहीं हुआ, उसको कोई भी ऑर्डर भी नहीं पास हुआ। फिलहाल वो अभी सेम
एक्शन में चल रहा है। वो उसका नाम लेके और भक्त लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहा है। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चारधाम यात्रा मार्ग को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए ज्योतिर्मठ में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत यात्रा मार्गों, सार्वजनिक स्थलों, प्रमुख धार्मिक क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर सफाई कार्य किए जा रहे हैं। प्रशासन और स्थानीय निकायों की टीमें अभियान में जुटी हुई हैं ताकि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु को स्वच्छ और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। अभियान के दौरान कूड़ा निस्तारण, सफाई व्यवस्था, जन जागरूकता पर भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन का कहना है यात्रा सीजन के दौरान लाखों श्रद्धालु की आवाजाही को देखते हुए स्वच्छता बनाए रखना प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए यात्रा मार्गों पर सफाई, पेयजल, अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं लगातार बेहतर रखी जाएं ताकि श्रद्धालु को परेशानी का सामना न करना पड़े। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर क्षेत्र में NH 74 स्थित जाफरपुर में देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में एक डॉक्टर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार डॉक्टर अपने क्लिनिक से घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था, डॉक्टर को ट्रक करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया, जिससे मौत हो गई। मृतक डॉक्टर शक्ति फार्म क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष रविंद्र बिष्ट पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इस दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में शोक के साथ आक्रोश का माहौल बना हुआ है। मेरे चाचा जी हैं वो, ठीक है, वो अपने क्लिनिक से आ रहे थे, रोड क्रॉस किया। रोड क्रॉस करने के बाद जो रॉन्ग साइड से डंपर आ रहा था, वो रॉन्ग साइड से आगे उनको मान लो वहां से घसीटते हुए कम से कम तो 100 मीटर दूर लेके आए और रॉन्ग साइड से आया डंपर। इसका कोई कार्रवाई नहीं है। अब मान लो कोई भी बंदा है, कहीं से भी आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, रॉन्ग साइड से आगे अगर कोई किसी को ले जाए गलत तरीके से, किसी को मार दे, उसका कोई वो नहीं है, सुनवाई नहीं है। शादीशुदा है, अपने अकेले घर में कमाने वाले बंदे हैं, बताओ कैसे होगा उन घर का वो बच्चे भी छोटे बड़े। मेन हमारा सबसे बढ़िया है ये जाफरपुर का जो चौराहे है हमारा, ये सब इतना गलत चौराहे है। यहाँ पे या तो गोल चक्कर बनाओ यार, इतना बड़ा गलत कट बना रखा है यहाँ पे, इतना गंदा कट बना रखा है यहाँ पे। आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। क्लिनिक से आके घर की तरफ जा रहा था, वहीं पे उधर गाड़ी क्रॉस हो रहा था, वहीं खड़ा हुआ था, उधर उल्टा साइड से डंपर आया, आके एकदम उसे रोनता हुआ लेके इधर यहाँ तक ले आया, पूरा कुचल दिया एकदम। मृतक का क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मंटू राय है, शक्ति फार्म, रतन फार्म 3 नंबर रहने वाले हैं, 3 नंबर के रहने वाले हैं। अभी क्या मांग करते हैं आप लोग? अब क्या मांग करें, अब प्रशासन बताएंगे अब क्या। इसका अच्छे से कार्रवाई होना चाहिए डंपर वाले का। लगातार डंपर से कई लोगों की मौत हो चुके हैं और ये जो डंपर है वो रॉन्ग साइड से चल रहा है, किस नजर से देखते हैं आप? अब ये कितने बार कह चुके हैं, ये डंपर वाले कहाँ सुन कर रहे हैं, ये ना कोई सुनवाई नहीं है इनका। उत्तराखंड पर्यटन विभाग और भारतीय सेना के संयुक्त सहयोग से आगामी 31 मई और 1 जून 2026 को सीमांत नीति घाटी में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन उच्च हिमालयी साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने और सीमांत क्षेत्रों की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। भारत तिब्बत सीमा के निकट स्थित नीति घाटी अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और चुनौतीपूर्ण भूभाग के लिए जानी जाती है। इस अल्ट्रा रन के माध्यम से देश भर के प्रतिभागियों को रोमांच और स्थानीय सांस्कृतिक अनुभव मिलेगा। आयोजन का उद्देश्य साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहित करना, आर्थिक गतिविधियों को गति देना है। सेना, ITBP, पर्यटन विभाग द्वारा सुरक्षा, अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। देहरादून जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर सकारात्मक और चर्चित उदाहरण सामने आया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की संगठनिक बैठक में शामिल होने के लिए सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुनीर ने अपनी लग्जरी गाड़ियों को छोड़कर इलेक्ट्रिक स्कूटी का उपयोग किया। वे सुद्धोपाला स्थित अपने आवास से इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाकर देहरादून पहुंचे। इस कदम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन पर्यावरण और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ग्रीन उत्तराखंड विजन को जमीनी स्तर पर आगे बढ़ाने की
दिशा में प्रेरणादायक पहल माना जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण और ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच विधायक का ये निर्णय चर्चा का विषय बना हुआ है। पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए भी प्रेरणादायी बताया। ये कदम पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश देता है। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी सभी से आह्वान किया है, जो विश्व में आप देख रहे हैं जो आप वैश्विक आर्थिक संकट चल रहा है, ईरान अमेरिका जी वगैरह, किस प्रकार से तो उसमें आह्वान किया गया है कि भाई तेल की हम बचत करें, पर्यावरण का हम ध्यान रखें। और इस संदर्भ में मैंने भी जो है हफ्ते में एक दिन जो है, मैं सबसे बोलूँगा कि वैसे तो रोज ही हम इस चीज का पालन करें, लेकिन अगर रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक दिन कम से कम जो इलेक्ट्रिक वाहन से, एक्टिवा या उससे या साइकिल से, या जो हमारी इलेक्ट्रिक बसें वगैरह चल रही हैं, ई रिक्शे वगैरह चल रहे हैं, उससे हम लोगों को जो अपने काम पे जाना चाहिए, जिससे तेल की भी बचत होगी और पर्यावरण पर भी हम लोगों का जो ध्यान है वो संरक्षित रहे। ऊधम सिंह नगर पुलिस ने नकली नोटों के बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत गदरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 करोड़ 94 लाख रुपए मूल्य के असली और नकली नोट बरामद किए। पुलिस को सूचना मिली थी पंचपुरी कूलर भोज क्षेत्र में कुछ लोग संदिग्ध नोटों के साथ मौजूद हैं। मौके पर दबिश देकर पुलिस ने 2 व्यक्ति को हिरासत में लिया, जिनकी पहचान मुंतियाज निवासी बाजपुर और मनोज कुमार निवासी गदरपुर के रूप में हुई है। जांच में गड्ढियों के ऊपर असली 500 रुपए के नोट और नीचे चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया के नकली नोट पाए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएसपी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। प्रहार जनपद में प्रचलित है, जिसके अंतर्गत आज गदरपुर टीम के द्वारा मार्गों पर, हाईवेज पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में मुखबिर से सूचना प्राप्त होती है कि कुछ व्यक्तियों के पास कुछ भारी नकदी है। इसको देखते हुए तत्काल ही एसएचओ गदरपुर के निकट पर्यवेक्षण में एक टीम का गठन किया जाता है तथा मौके पर जाके दबिश दी जाती है और 2 व्यक्तियों को वहाँ से गिरफ्तार किया जाता है, जिनके पास से लगभग 4 करोड़ 54 लाख की नकदी बरामद की जाती है, जिसमें 10,000 की जो करेंसी थी वो ओरिजिनल थी, जो प्रतीत होती है प्रथम दृष्टया, और जो बाकी जो करेंसी थी उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था और कुछ नोटों में जो था वो चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया। इनके खिलाफ फिर अभियोग पंजीकृत किया जाता है बीएनएस की धाराओं में 179, 180 और सेक्शन 3 सब सेक्शन 5, और इनको न्यायिक हिरासत में। मसूरी में विगत देर रात आए भीषण आंधी तूफान बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। शहर के विभिन्न इलाकों में तेज हवाओं के कारण कई पेड़ गिर गए, वहीं कई मकानों की छतें उड़ गईं। माल रोड पर पेड़ों की टहनियां टूटकर सड़क पर गिर गईं, जिससे कई वाहन, स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गए। मसूरी देहरादून मार्ग पर भी कई स्थानों पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई, जिससे कि यातायात बाधित हुआ। इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में भी भारी नुकसान की सूचना है। मौसम विभाग द्वारा पहले ही 4 दिनों तक आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी, जो कि सही साबित हुई। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रशासन ने पेड़ों की लॉपिंग और नालों की सफाई जल्द कराने पर जोर दिया। उलड़ी वाले एरिया में बहुत नुकसान हुआ है। बीएसएनएल का जो ऑफिस है उसकी सारी छतों ने बहुत सारा नुकसान किया है वहाँ पे। और साथ ही रघुवीर निवास का आपने देख ही लिया, बहुत बुरा हाल है। ये पेड़ों की लॉपिंग न होने की वजह से ये स्थिति पैदा हो रही है। दूसरा, इंदिरा कॉलोनी में भी कई घरों की छतें गिरी है। नीचे पंप हाउस में भी कई घरों की छतें, और पूरा एक रास्ता ही बंद हो गया। इवन कि हमारी पालिका की जेसीबी भी वहाँ पे बंद हो गई है। तो पूरे शहर में बहुत बुरा हाल हुआ है कल के तूफान से, और मैंने सभी विभागों को निर्देशित भी किया है। सुबह से ही मैं लगी हूँ शहर में। विभिन्न अभी इंदिरा कॉलोनी गई थी, पंप हाउस। पूरे वार्ड में काफ़ी नुकसान हुआ है।
कैमल बैग रोड पे बहुत सारे मोहल्ले हैं जहां आप खड़े हैं, यहाँ पर भी। इसके अलावा अगर आप आगे कैमल बैग रोड पे तार गली नंद रेजिडेंसी से इस एरिया के बीच का एरिया अगर आप देखेंगे वहाँ पे नुकसान हुआ है। इवन झूला घर पर भी मैंने जब सुबह आते हुए देखा तो काफ़ी जगह नुकसान हो रखा है। टीन शेड गिरे हैं, लोगों की छत उड़ गई है। ऊपर कई मोहल्ले ऐसे अगर हम बात करें एवलोन के पास, वहाँ पे भी काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। तो बहुत दुखद है। और पर मैं विभागों का धन्यवाद करना चाहूँगी। हमने सुबह बिजली विभाग से बात की, हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र में शाम को अचानक बदले मौसम ने लोगों को गर्मी से राहत दी, तो वहीं ओलावृष्टि और तेज बारिश ने नगर की बदहाल व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। महज 10 मिनट की बारिश में डिग्री कॉलेज रोड, बाड़ीघाट क्षेत्र की सड़कें नदी में तब्दील हो गई, जिससे कि राहगीरों वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों का आरोप है वर्षों से बंद पड़ी नालियों की सफाई नहीं होने, अतिक्रमण के कारण जल निकासी पूरी तरह से बाधित है। इसी वजह से बारिश के दौरान गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है। पूर्व सभासद राजकिशोर शाह ने पीडब्ल्यूडी विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है मानसून से पहले नालियों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में लोगों को समस्या से राहत मिले। देहरादून जिले के विकासनगर और आसपास के इलाकों में बीती रात आए भीषण आंधी तूफान ने तबाही मचाई। तेज हवाओं के कारण विशाल पेड़ उखड़ गए, जिससे बिजली व्यवस्था चरमरा गई। पेड़ भारी टहनियां गिरने से बिजली के पोल, हाई टेंशन लाइन टूट गई, जिसके चलते रात करीब 1 बजे पूरे विकासनगर क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। भीषण गर्मी उमस के बीच लोग पूरी रात अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। हालांकि मुश्किल समय में बिजली विभाग की टीम रात भर फील्ड में डटी रही। जाजरा मैन पावर और तकनीक टीम ने तुरंत ही मरम्मत कार्य शुरू किया, टूटे तारों को दुरुस्त करने में जुट गई। प्रशासन के अनुसार नुकसान ज्यादा होने के कारण कुछ क्षेत्रों में बिजली बहाली के समय लग सकता है। विभाग ने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है।